हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग जेई वाला जो क्लास चल रहा था स्ट्रेट लाइन का, मतलब रिवीजन क्लास, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम अभी तक उसमें 3 लेक्चर्स लिए हैं स्ट्रेट लाइन में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऐसे तो हम इसको रिवीजन के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन हम डिटेल में ही बता दिए हैं। इसमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ हम पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर दिए। लास्ट का जो लेक्चर था, 3rd लेक्चर, उसमें बहुत सारा पॉइंट का भी फार्मूला हम बताए थे। तो आज हम बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे जेई का प्रीवियस ईयर, और कुछ बचा खुचा कॉन्सेप्ट जो है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझना सही से। तो इसमें हम लोग अभी लास्ट क्लास में कुछ फार्मूलाज वगैरह सब बताए थे ट्रायंगल के बारे में, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, उसके बीच रिलेशन, सेक्शन फार्मूला वगैरह सब। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जो कि IIT 2000 में आया हुआ है। ठीक है, देखो क्या है। द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेस 1,√3, 0,0 एंड 2,0 इज, ये सब ऑप्शन है। ठीक है, इन सेंटर निकालना है। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग ना ऐसे भी इन सेंटर में साइड का काम पड़ेगा। ट्रायंगल का साइड निकाल लो। ठीक है, (1,√3 है, फिगर ही बना देते हैं। देखो, एक कोऑर्डिनेट है 0, 0 ऑलरेडी, एक है 2, 0 और एक है 1,√3। इसको बी मान लेते हैं। तो OA तो पता ही है हम लोगों को, 2 है। OB डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो, √1² प्लस √3 का स्क्वायर, ऑल्सो 2। और OC, सॉरी OC नहीं है, AB डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये भी होगा √2 - 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ऑल्सो 2। इन तीनों साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलैटरल। ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जो इन सेंटर पूछ रहा है तो सेंट्रॉइड के बराबर हो जाएगा। बताए थे कि ऑल सेंटर्स कौन साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हमको यहाँ पे सर्कम सेंटर पूछता या ऑर्थो सेंटर पूछता तब भी सारा क्या होगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, कौन साइड कर जाएगा। तो सेंट्रॉइड निकालो, तीनों का सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान होता है ना। 1 + 0 + 2/3, फिर √3 + 0 + 0/3। और जब कैलकुलेट करोगे तो 3/3 क्या देगा? 1, और √3/3 क्या देगा? 1/√3। और ये ऑप्शन डी में है, डी इज करेक्ट। समझ रहे हो? एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे कि हम लोग किसी ट्रायंगल को हम मतलब उसका कोऑर्डिनेट देख करके ही बता सकते हैं कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, देखो एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। सिलेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट का सिलेक्शन कैसे करते हैं? अगर कोई जनरल ट्रायंगल रहेगा, या इक्विलैटरल का ही हम बात करते हैं, अगर हम इसको कहीं पे प्लेन पे बना देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर 3 अननोन है, A, B और C, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हियर नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 6। x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये सबका सब पता रहेगा, तभी हम इस ट्रायंगल के बारे में बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल है। लेकिन यदि इसी ट्रायंगल को हम थोड़ा अच्छे से प्लेन पर सेट कर दें,
तो कुछ ऐसा होगा। इसको मान लेते हैं -a0, तो ऑरिजिन है, इसको मान लेते हैं a0। अब ये देखो, चूँकि ये हमारा पूरा लेंथ क्या है 2a, तो ये होगा a और ये लेंथ क्या होगा 2a, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये लेंथ क्या हो जाएगा √3a, √4a² -a², 3a² का रूट क्या होगा √3a, यानी ये होगा 0, √3a। अब इसको हम कहीं भी अगर शिफ्ट करा देंगे, मतलब बिना रोटेट कराए, तो x और y कोऑर्डिनेट में सेम चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो कोई ट्रायंगल अगर यहाँ पर है तो वो यहाँ पर भी रहेगा, तो उसका साइज वही रहेगा ना, लेंथ तो चेंज करेगा नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कुछ भी रहे क्या फ़र्क पड़ता है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे √3 लगा रहेगा तो वो ट्रायंगल 99% चांस होगा कि क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, क्योंकि अगर कुछ ऐड करेंगे √3 में तो √3 का भी ख़त्म नहीं होगा, वो कहीं कहीं शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे √3 चूँकि लगा हुआ था इसके कोऑर्डिनेट में, तो हम 99% एश्योर कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और हम इतना फिगर वगैरह सब नहीं बनाते, डायरेक्ट ये स्टेप लेते हैं हम। फिर अगर ये पता चल जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो I = G, यानी सेंट्रोइड और इनसेंटर इक्वल होता है, सीधे आता आंसर, नहीं तो टाइम हमारा बचता कुछ। अब इस पर हम और कुछ एग्जांपल करवाएंगे और भी ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन पर रखेंगे तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। जैसे इस ट्रायंगल के बारे में अगर देखा जाए तो ये x1, x2, x3, y1, y2, y3 6 अननोन के बारे में पता रहेगा तभी बता सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ अननोन कितना है, एक, सिर्फ a पता रहेगा तो बता सकते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन 1, समझ रहे हो ना, और इसमें 6 था, तो ये ज़्यादा इजी है। तो ये मेथड से हम लोग, ठीक है, नोट करो, इस पे और कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। तो देखो एक और कॉन्सेप्ट हम बताते हैं। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात था। अगर हम कोई जनरल ट्रायंगल लेते हैं या आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं, तो कैसे इसको बनाना आसान होगा ये हम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो जनरल जगह पर बनाओगे तो इसका भी 6 अननोन रखना पड़ेगा, यहाँ पर 3 अननोन से काम चल जाएगा, ठीक है। इसको a0 ले लेते हैं, इसको -a0 ले लेते हैं, मैंने इक्वल लेंथ पर रख देते हैं इसको, ठीक है। इसको 0, h ले लेते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन क्या है, = 2। सिर्फ a और h पता रहेगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बता सकते हैं, ठीक है। मान लो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए हम लोग ऐसे बना सकते हैं 0, a, और ये 0, a, नहीं, सिर्फ एक अननोन से स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसे स्क्वायर को अदर जगह तुम बनाओगे तो 8 अननोन आएगा, नहीं। इस प्रकार हम लोग अगर बनाएंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखो एक और क्वेश्चन हम देते हैं। फाइंड ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्रायंगल with vertices A, two, 1, B, zero, 1, and C, √3 + 1। ये है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पिछला क्वेश्चन करे थे उसी प्रकार है, उसमें सभी कोऑर्डिनेट में हम सभी y कोऑर्डिनेट में क्या कर दिए, 1 ऐड कर दिया।
ठीक है। तो हम इसको कैसे सोचेंगे, देखो जैसे कि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो ऐसे होता है 1 0 -1 0 और ये कितना 0√3 होता है, नहीं वन साइड वाला। अगर इसमें सारे x कोऑर्डिनेट में आप 1 ऐड कर दो और y कोऑर्डिनेट में भी 1 ऐड कर दो तो ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यही चीज़ शिफ्ट कर देगा 1 इंटू राइट एंड 1 इंटू ऊपर, ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल इक्विलैटरल है, इसी में x और y में सब में क्या है 1 1 ऐड कर दिया गया है। कुछ भी ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कोऑर्डिनेट में, x कोऑर्डिनेट में और y कोऑर्डिनेट में सेम चीज़, तो ट्रायंगल इक्विलैटरल ही रहेगा। अगर सारा x कोऑर्डिनेट मान लो 3 ऐड कर दिए, सारा y कोऑर्डिनेट में 5 घटा दिए, तब भी क्या होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल ही होगा। जैसे निकाल के भी देख लो तुम चाहो तो, ABC, वो तो ABC था ना, ये तो दूसरा ट्रायंगल है, इसको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है। तो तुम निकाल के देखो, हमको लग रहा है कि इक्विलैटरल ही होना चाहिए। अगर ए भी निकालते हो तो क्या निकलता है 2 - 1 अंडर रूट कितना 4 1 - 1 0 यानी 2 हो गया। BC निकालो, अंडर रूट 1 - 1 1 हो गया और ये 3, ये क्या हो गया ऑल्सो 2। CA निकालो, 2 - 1 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना 3 ऑल्सो 2, तीनों इक्वल हो गया ना। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, इसीलिए ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो पूछ रहा है ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है। सेंट्रॉइड निकाल लो, सबका सम 2 + 0 + 1 बाई 3 कोमा 1 + 1 प्लस √3 + 1 बाई 3 क्या हो जाएगा 3/3 1 और ये 3/3 1 प्लस 1/√3, इसका आंसर। तो कुछ भी रहेगा तो हम लोग बना सकते हैं आराम से। तो तुम देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम ऐसा लेते हैं, इन सब में हम s कोऑर्डिनेट में 3 घटा देते हैं तो -1 और y कोऑर्डिनेट में 5 ऐड कर देते हैं। x में 3 घटाते हैं और y में 5 ऐड करते हैं तो 2 - 1 कितना -1 और 1 + 5 कितना 6, -3 और 6 -2 और √3 + 6। तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तुम निकाल के देख लेना, ठीक है। यानी ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्म भी कर सकते हैं। चलो तो बनाना नहीं, अपने बना लोगे, ठीक है। तो यहाँ ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड के बराबर, ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू क्या सेंट्रॉइड। तो फटाफट निकाल लो, -1 - 3 -4 और -2 -6/3 -3 6 + 6 12 + 6 18 प्लस √3 तो 18/3 कितना 6 प्लस 1/√3। या इसी में हम कर लेंगे ना, क्या करोगे 3 माइनस की थे ना, ये हो रहा है -3 - 1 -4 -2 -6/3 -2 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही काम कर लेंगे, 3 माइनस कर दिया s कोऑर्डिनेट में और y में 5 ऐड कर दिया, सेम आएगा ना। इस प्रकार हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस अब देख के बता सकते हैं कि है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। A 2 1 B 2 5
A 5,2, ठीक है, ऐसा लेते हैं। B 5,7 and C -3,5। तो जो हम वर्टिसेज अरेंज किए हैं, मेरा मानना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ऐसे करके देख लो एक बार। AB स्क्वायर निकालो। AB स्क्वायर क्या देगा? तुम्हारा 0 और ये 5 का स्क्वायर 25। BC स्क्वायर निकालो, कितना देगा? 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 64 प्लस 4 68। और CA स्क्वायर, CA स्क्वायर निकालो। 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 73। एक मिनट, 5,2 लिए हैं, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए, -3,2 कर लो, ठीक है। चलो फिर से हम करते हैं। AB स्क्वायर निकालो, ये तो ठीक है, ये 25 है। BC स्क्वायर निकालो, ये तुम्हारा हो गया 5 + 3 8 का स्क्वायर, 7 - 2 5 का स्क्वायर, 64 + 25, 64 + 25, तो 64 + 20 84 + 5 89। और CA स्क्वायर निकालो, 64 और प्लस 4 68। एक मिनट, AB स्क्वायर निकालो। यहाँ देखो CA स्क्वायर अगर निकालते हैं तो 5 + 3 8 का स्क्वायर 68 और प्लस 0 यानी 68। और तुम यहाँ पर देख पा रहे हो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू क्या? BC स्क्वायर। और ऐसा होना मतलब एंगल A पर राइट एंगल हो रहा होगा। पाइथागोरस थ्योरम बना रहा है ना, इसका मतलब एंगल A क्या होगा? 90 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट क्या था? ऑर्थो सेंटर, और जहाँ पे राइट एंगल बनता है उस वर्टेक्स पे कोइंसाइड कर देगा। जो वर्टेक्स A का कोऑर्डिनेट है वही हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट करो, बताते हैं आगे। तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा? जो वर्टेक्स A था ना वही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, दैट इज 5,2। समझ गया ना? फिगर भी बनाओगे तो तुम देख सकते हो, कुछ ऐसा रहा होगा इसका फिगर। ये है 5,2, ये है 5,2, ये है 5,7 और ये है -3,2। तो फिगर से बस स्पष्ट y कोऑर्डिनेट सेम है तो x का पैरेलल ये लाइन है, और ये y, इसमें x कोऑर्डिनेट सेम है तो y का पैरेलल लाइन। तो ये एंगल राइट एंगल है, यही ऑर्थो सेंटर में हो जाएगा। नहीं, इसका सर्कम सेंटर क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट। नहीं, अगर सर्कम सेंटर पूछता बराबर मिड पॉइंट ऑफ AB, नहीं मिड पॉइंट ऑफ BC ना, निकालो। -3 + 5/2 और 2 + 7/2 कितना आ गया बेटा? 2/2 1, और ये कितना हो गया? 9/2, और इसका आंसर हो गया। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाए तो टेंशन ही खत्म हो गया। नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पे कोइंसाइड कर जाता है और सर्कम सेंटर हाइपोटेन्यूस का मिड पॉइंट होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो खैर बात ही खत्म, सारा कोइंसाइड कर जाता है। नहीं, और अगर जनरल ट्रायंगल रहेगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखो उस पर हम एक IIT का ही क्वेश्चन ले लेते हैं जनरल ट्रायंगल पे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन है, IIT 2004 में आया हुआ है। ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टिसेज 0 0 3 4 4 0 इज, ठीक है।
तो हम लोग सबसे पहले कोई भी रहेगा ना पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, साइड का लेंथ निकाल के चेक कर लेंगे। और ये बात तो तुमको पता है ना, अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर है, इसका मतलब एंगल बी होगा राइट एंगल। यहाँ जो कॉमन पॉइंट है ना वो राइट एंगल होगा। अगर बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर है, इसका मतलब एंगल कौन सा, सी होगा राइट एंगल। और अगर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर है, इसका मतलब एंगल ए होगा राइट एंगल। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से सूत्र निकाल सकते हैं। तो हम लोग पहले साइड का लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है 0 0, बी का कोऑर्डिनेट है क्या जी 3 4, और सी का कोऑर्डिनेट है 4 0। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर निकालो। तो अंडर स्क्वायर ही कर दे तो रूट लगेगा नहीं। 9 + 4 16, 9 + 16 ना 25। बी सी स्क्वायर निकालो, 1 स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर यानी कितना 17। सी ए स्क्वायर निकालो, 4 स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कितना 16। अब यहाँ पर देखो 2 स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर नहीं है, और नहीं तीनों इक्वल है, यानी ये ट्रायंगल ना तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ना ही राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जनरल कोई ट्रायंगल है तो कैसे बनाएंगे जनरल वाला का, उसी का हम एग्जांपल देना चाह रहे थे। तो इसको देखो, अगर फिगर बना लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में। आरडी क्वेश्चन को ना सही फिगर पे प्लॉट कर देने से क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व होता है। ठीक है, जगह थोड़ा कम है, इधर बनाते हैं। ठीक है, देखो बुआ, एक तो 0 0 है तुम्हारा, एक है 4 0, और एक है 3 4। कुछ ऐसा है ट्रायंगल। ठीक है, ओ ए पी। तो ऑर्थोसेंटर का डेफिनेशन क्या होता है, एल्टीट्यूड का परपेंडिकुलर्स नहीं, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। एक ये होगा, 2 ही निकालोगे तो काम चल जाएगा नहीं। तो यानी कि हम लोगों का बी एम और ओ एन का इक्वेशन निकाल देंगे तो काम चल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ बी एन तो डायरेक्टली दिख रहा है नहीं, इक्वेशन ऑफ बी एम इज क्या होगा x = 3, क्योंकि y का पैरेलल लाइन है और 3 4 से पास कर रहा है, तो क्या होगा x = 3। ऐसे अगर जनरल होता तो हम लोग को निकालना पड़ता, कैसे निकालते, इसका स्लोप निकाल लेते तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकल जाता। ठीक है, और फिर इसके पॉइंट से पास कर देते, पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन निकाल लेते। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ हम लोग को ओ एन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालेंगे पहले। ए बी का स्लोप निकालोगे तो क्या देगा 4/3 - 4 - 1 यानी -4। तो इसीलिए ओ एन का स्लोप क्या होगा -1 ए बी का स्लोप यानी 1/4। और ओ एन चूंकि ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन, तो सीधे पॉइंट स्लोप नहीं लगाना पड़ेगा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ ओ एन इज y = कितना 1/4x, mx होता है ना, y = mx होता है। अब इन दोनों को सॉल्व करो, फर्स्ट इसको सेकंड मान लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इसमें x का वैल्यू पुट कर दो, y = क्या हो गया 3/4। ठीक है ना, और x तो पता ही था 3, इसीलिए ऑर्थोसेंटर इस क्या हो गया 3,3/4। कौन सा ऑप्शन है, सी इज करेक्ट। समझ रहा है ना, बहुत इजी है। अगर जनरल कोई ट्रायंगल देगा तो हम लोग जैसे मान लो कि ठीक है ये सब छोड़ो, अगर कोई ऐसे कोई ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है, ऑर्थोसेंटर निकालना रहता और कोऑर्डिनेट मालूम है, तो हम लोग पहले इसका स्लोप निकालेंगे, मतलब एक एल्टीट्यूड ये निकाल लेंगे, एक ये निकाल लेंगे। ठीक है, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट ही ऑर्थोसेंटर होता है। ये है ऑर्थोसेंटर। ठीक है, हालांकि यहाँ ओ ये दिया हुआ है तो कुछ और मान लो, इसको मान लेते पी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीसी का स्लोप निकालेंगे।
जो भी निकलेगा, अब हम ए एम का स्लोप निकालेंगे तो -1/BC का स्लोप आ जाएगा और पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम रहेगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ क्या ए एम निकाल लेंगे। सिमिलरली ए सी का स्लोप निकाल लेंगे और जो बी एन का स्लोप होगा वो -1/AC का स्लोप होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है और फिर ये पॉइंट से पास करेगा तो बी एन का इक्वेशन निकल जाएगा। अब ए एम का इक्वेशन निकल चुका है और बी एन का इक्वेशन निकल जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्थोसेंटर। तो जनरल ट्रायंगल रहेगा तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है, आप लोग समझ गए हो। ठीक है, इसको नोट करो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं। फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल with vertices A, 4, 3, B, √3 + 3 and C 2, 3। तो वर्टिसेस देख के ही तुम लोगों को लग रहा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं वो तो देख लेंगे हम, यहाँ लिखता है एंड C 2, 3। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। A -1, 3, B -1, 5 and C 3, -1। कुछ और कर लो, 2, -1, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन। A 1, 2, B 3, 4, C 0, 2। ये 3 क्वेश्चन है, सर्कमसेंटर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइड का लेंथ चेक कर लेंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रायंगल इक्विलैटरल है या राइट एंगल ट्रायंगल, ये पता चल जाएगा। अगर ये दो हो तो फिर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना, फास्ट बन जाएगा। तो हम चलते हैं, ए भी निकाल दो। तो तुम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को तो गेस कर लिया होगा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा क्योंकि √3 लगा हुआ है, उम्मीद ऐसा ही है। हम करके देखते हैं। 4 - 3 1 का स्क्वायर 1 + 3 यानी 2। BC निकालो। 3 - 2 1 का स्क्वायर 1 √3 + 3 माइनस मतलब क्या √3 क्या होगा 2। CA निकालो, डिस्टेंस मास निकाल रहे हैं। CA निकालोगे तो क्या होगा √4 - 2 2 का स्क्वायर 4 + 0 यानी कि क्या 2, सब इक्वल हो गया ना, यानी AB = BC = CA आ गया। मतलब है कि ट्रायंगल ABC क्या है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब कुछ भी पूछेगा तो क्या होगा, सेंट्रॉइड निकाल देंगे, इसलिए सर्कमसेंटर इक्वल टू क्या, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड और तीनों का सम बाय 3 क्या करोगे, 4 + 3 + 2 बाय 3 प्लस √3 + 3 + 3 बाय 3। कैलकुलेट करो। 5 + 4 9 बाय 3 3 और ये कितना हो गया, सॉरी ये √3 + 3 था, 3 + 3 + 3 9 बाय 3 3 प्लस √3 बाय 3 कितना 1 बाय √3। ये बहुत आसान हो गया नहीं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। AB स्क्वायर निकालो, कितना देगा -1 - 0 यानी 4। थोड़ा हम फास्ट निकालते हैं। BC स्क्वायर निकालो, कितना दिया 9 और +4 6 9 + 4 का स्क्वायर क्या 16 25। और CA स्क्वायर निकालो, 9 और
16 25, एक मिनट, -1 3, -1 5, ठीक है, और 2 -1, सही है। फर्स्ट वाला निकालते हैं, ये हो गया 5 - 3 2 के स्क्वायर 4 AB स्क्वायर, BC स्क्वायर निकालते हैं 3 के स्क्वायर 9, अच्छा 9 + 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ गलती किया है, 36 + 9 कितना 41, 36 45 ना, ठीक है। और CA स्क्वायर निकालो 9 + 16 25, AB स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो निकल रहा है कितना 4, ठीक है, -1 3 और -1 5 और 2 -1, ठीक है, ठीक जा रहा है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। AB स्क्वायर निकालोगे तो 0 हो गया, 5 - 3 2 का स्क्वायर कितना 4, और BC स्क्वायर निकालते हैं तो 2 - -1 + 3 का स्क्वायर 9 + 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 + 9 45, और CA स्क्वायर निकालते हैं तो CA स्क्वायर हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9, और 9 + 3 + 1 4 का स्क्वायर 16, 3 + 1 4 का स्क्वायर क्या है 16, 9 + 16 25। इक्विलेटरल, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बना, जनरल ट्रायंगल हो गया, स्केलर ट्रायंगल हम दिए थे राइट एंगल ट्रायंगल सोच करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम एक्चुअली अपने मन से सेट कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन मतलब वो जो सेट करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं 2,3 कर लेते हैं, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट सेम रखना था, वो हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अब आ जाएगा, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो। AB स्क्वायर तो ठीक ही होगा क्योंकि चेंज C में किए हैं, BC स्क्वायर गलत हो गया होगा, तो 9 + 4 13, CA स्क्वायर निकाल लो 9, ये 9 हो गया, अब आ गया, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, AB स्क्वायर + CA स्क्वायर इसकल तो क्या चाहिए BC स्क्वायर, यहाँ कॉमन पॉइंट क्या है A, यानी कि एंगल A जो है वो राइट एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा BC हाइपोटेनियस होगा, सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ क्या चीज BC का मिड पॉइंट सर्कम सेंटर हो जाएगा। BC का मिड पॉइंट निकालो, किधर है BC, -1 + 2 1/2, और 5 + 3 8/2 4 इस सर्कम सेंटर इज सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है बेटा। देखो थर्ड क्वेश्चन शायद हम लिए ही थे जनरल सोच करके, लेकिन फिर से हम निकाल लेते हैं, कहीं अगर राइट एंगल ट्रायंगल सब आ गया तो फिर तो आसान हो जाएगा। AB स्क्वायर निकालते हैं, क्या हो गया 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, BC स्क्वायर 4 प्लस कितना 4 - 2 ऑल्सो 4 यानी 8, AB स्क्वायर निकाल रहे हैं, BC स्क्वायर निकाल लेते हैं, कितना आ रहा 9 + 4 13, और CA स्क्वायर निकाल लेते हैं 1 + 0 यानी 1, तो कोई भी मैचिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायंगल ना तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको जनरल मेथड से हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो बताते हैं, एक ट्रायंगल बना लो, कोई भी जनरल ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल नहीं, ABC है, क्या होता है सर्कम सेंटर साइड के मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर डालते हैं, नहीं उसको हम जब मिलाएंगे तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही सर्कम सेंटर होता है, नहीं कि तीनों पे डालेंगे
लेकिन किसी दो से ही काम चल जाएगा, ठीक है। ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया होता 1 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया होता 3,4 और सी का क्या दिया होता 0 2। तो एम का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 3 + 0 यानी 3/2 और 4 + 2 6/2 3। एन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट है ये 1 + 0 1/2। एन का कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारा 1/2 और 2 + 2 4/2 2। तो हम लोग ये सब निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, C' निकालेंगे और C' निकालेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नोट करो जल्दी, बताते हैं आगे। चलो बच्चे हम लोग आगे देखते हैं। वो जो क्वेश्चन अभी हम लोग पीछे देखे थे वो तुम लोग कर लेना, बता ही दिए थे। साइड का मिड पॉइंट निकाल लिए थे हम लोग स्लोप के मेथड से, जो है ना 2 स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, उसको सॉल्व कर देंगे। एक और क्वेश्चन हम करवाते हैं जनरल वाला, ठीक है। फाइंड circumcenter of the triangle with vertices A 1 2, B 3 1, C -1 0। कुछ भी लिए, यहाँ सोच समझ कर नहीं लिए क्या करना है, ठीक है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं साइड का लेंथ, ताकि ये पता चल जाए कौन सा ट्रायंगल है। ए बी स्क्वायर निकालो, 4 + 4 8। बी सी स्क्वायर निकालो यानी 16 + 1 17। सी ए स्क्वायर निकालो 4 + 4 ऑल्सो 8। तो नहीं हो रहा है कुछ, है ना। दो साइड का सम तीसरे के बराबर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब तो ट्रायंगल जो ABC है वो स्केलेन ट्रायंगल है, ठीक है। तो उसके बारे में कैसे बनाएंगे देखो। ABC है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, बी का है 3 1, सी का है -1 0, ठीक है। तो साइड के मिड पॉइंट पे डालना था परपेंडिकुलर, नहीं। पिछला क्वेश्चन को भी इसी मेथड से बना लेना, अगर नहीं बनेगा तो, ठीक है। इसको M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं, और जहाँ पे कट किया मान लेते हैं C', ठीक है। तो देखो बेटा, BC का स्लोप निकालो, क्या होगा 1 - 0 बाय 3 -1 कितना आ गया 1/4। तो BC का स्लोप इतना आ गया, तो C' का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ C' -1 बाय स्लोप ऑफ BC दैट इज -4। अब इक्वेशन ऑफ अब M का कोऑर्डिनेट तो ऐसे निकल जाएगा ना, मिड पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 2/2 1 1 + 1 1/2, ठीक है। 1 + 0/2 1/2, 1 - 1 ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। चलो, तो इक्वेशन अब क्या निकल जाएगा यहाँ से, C' ना, C' इज y - y1 मीन्स 1/2 इक्वल टू स्लोप -4 इंटू x - 1। थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2y - 1 इक्वल टू -8 और -1 + 8, ठीक है जी। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेते, -8x + 8, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, तो 8x + 2y, ठीक है, -9 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसी प्रकार C' निकाल लेंगे, ठीक है। स्लोप ऑफ AC कितना है 2 - 0 बाय 1 + 1 यानी कितना आ गया 1। इसलिए स्लोप ऑफ C' इक्वल टू -1 बाय स्लोप ऑफ AC, बिकॉज C' और AC क्या है परपेंडिकुलर है, -1 हो गया। इसलिए इक्वेशन ऑफ C' इज, C' का इक्वेशन निकालना है
तो y माइनस वाई वन यानी 1 इजकल टू स्लोप -1 इंटू एक्स माइनस 0 यानी x प्लस वाई, ठीक है जी, -1 इजकल टू 0, इसको 2 मान लो। 1 और 2 को सॉल्व करोगे वही होगा सर्कम सेंटर, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट -2 इंटू सेकेंड, तो कितना आ गया 6x, वह तो कट ही जाएगा। -9 + 2 -7 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 7/6, और y निकाल लो, इसी से निकाल लो y इज इक्वल टू 1 - x इन 1 - 7/6 कितना आ गया 1/6 -1/6, y इज इक्वल टू 1 - x, ठीक है। तो इसीलिए सर्कम सेंटर इज क्या हो जाएगा सर्कम सेंटर, x कोऑर्डिनेट 7/6 और y कोऑर्डिनेट -1/6, और ये इसका आंसर होगा। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मेथड बना सकते हैं। ऐसे एक और मेथड इसको बनाने का, ठीक है। क्या कर लेना, ट्रायंगल तो है ही, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 3 1, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है -1 0। जैसा कि हम जानते हैं सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस से पास करता है, नहीं, सर्कम सर्कल जो है ना तीनों वर्टिसेस से क्या करता है, पास करता है। तो सर्कम सेंटर कुछ मान लेते हैं अल्फा बीटा, यहाँ लिख देते हैं, लेट सर्कम सेंटर इज सी डैश अल्फा बीटा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, अब तुम बारी बारी से इसको इक्वल कर दो वर्टिसेस से, ठीक है। यानी सी डैश ए का स्क्वायर इक्वल टू सी डैश बी का स्क्वायर, ये तो इक्वल होगा ना सारा, क्योंकि रेडियस है सर्कल का, समझ रहे हो। तो सी डैश ए निकालो, अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश बी निकालो, इधर है अल्फा -3 का स्क्वायर प्लस बीटा -1 का स्क्वायर, और कैलकुलेट करो। देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो कट ही जाएगा, -2 अल्फा -6 अल्फा इधर आएगा तो मतलब 4 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया -4 बीटा और -2 बीटा, -2 बीटा बच जाएगा, 4 + 1 5 और 9 + 1 10। और हम क्या कर रहे हैं कि सबको इधर लेके जा रहे हैं, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। अल्फा वाला टर्म को इधर ले गए थे, ठीक ही था ये, -4 बीटा और +2 बीटा, ये भी ठीक है। चलो सबको इधर लेके आ रहे हैं, इधर से 10 था, इधर से 5 था, तो -5 हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लो। इसी प्रकार किसी दो को और इक्वल कर लेना, मान लो सी डैश बी सी डैश सी को इक्वल कर लेते हैं, या सी डैश सी सी डैश सी को इक्वल कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा में एक और रिलेशन आएगा और उसको सॉल्व कर देंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, डायरेक्ट सर्कम सेंटर आ जाएगा, ठीक है। नोट करो, बताते हैं आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक और पेयर को इक्वल करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम सी डैश ए का स्क्वायर इक्वल टू सी डैश सी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मतलब ये वाला होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो सी डैश ए का स्क्वायर इक्वल टू सी डैश सी का स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए कर दिए कि रूट खत्म हो जाएगा, नहीं। सी डैश सी का स्क्वायर करोगे तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी डैश सी का स्क्वायर करो, अल्फा +1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों साइड कट जाएगा, -2 अल्फा + 2 अल्फा, तो इसी को इधर भेज देते हैं, 4 अल्फा हो जाएगा, नहीं, प्लस 4 बीटा, ठीक है जी। इधर 4 + 1 5 -4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा -1 इक्वल टू 0, इसको 2 मान लो और 1 तो था ही, उसको सॉल्व करो। फ्रॉम फर्स्ट इंटू 2 प्लस सेकेंड,
फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड करो, फर्स्ट प्लस 2 इंटू सेकेंड, उससे बीटा कैंसिल हो जाएगा नहीं, तो कितना आ गया 6 अल्फा और -5 -2 -7, यानी अल्फा इजकल तो क्या आ गया 7/6। याद करो यही आया था उस टाइम पे सेंटर गैस कोऑर्डिनेट नहीं, तो यहाँ से बीटा निकाल लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा यानी 1 माइनस 7/6 -1/6, तो सीधे सीधे हो गया सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज क्या हो गया बेटा 7/6 -1/6, और ये इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, टाइम ज़्यादा लग गया, कोई बात नहीं, सीखना ज़रूरी था, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो और पॉइंट डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो बुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर वर्टिसेस मालूम है ए बी सी, x1 y1 x2 y2 और x3 y3, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ, एक सीरीज में रखो एस कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 एक कॉलम में, y1 y2 y3 1 1 1, और इसका मॉडुलस ले लेना बिकॉज एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ऐसे अगर पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज में रखोगे तो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, ठीक है। या इसका एक और फार्मूला होता है हाफ इंटू समेशन ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ठीक है। इसको ब्रेक करोगे तो कैसा देगा हाफ इंटू, और मॉडुलस तो लगाना ही है, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, x1 लेंगे तो y2 माइनस y3, x2 लेंगे तो y3 माइनस y1, x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये आप 10th में भी पढ़े थे, ठीक है। एक और फार्मूला होता है हाफ इंटू, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये तो मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट ऑफ दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लो, x1 x2 y1 y2, ये ज़्यादा फेमस है ये वाला, ठीक है, प्लस x2 x3 y2 y3 प्लस x3 के बाद x1 है ना, x3 के बाद कोई पॉइंट नहीं, x3 x1 y3 y1, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बाहर से मॉडुलस लगा रहे हैं ताकि नेगेटिव ना हो जाए एरिया, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि अगर पेंटा मतलब कि ज़्यादा साइड वाला यानी पॉलीगन का एरिया निकालना होगा तो ये फार्मूला से काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम थर्ड ऑर्डर से आगे सॉल्व नहीं करते हैं जनरली, है ना। फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ आ जाएगा तो बहुत लंबा कैलकुलेशन आ जाएगा उसमें, नहीं, बट इस मेथड से हम किसी भी पॉलीगन का एरिया निकाल सकते हैं फास्ट। तो ये बात है, एक नोट है जिसको हम बता देते हैं, इफ पॉइंट्स arrange in anti-clockwise direction, then area of triangle will be positive। मतलब अगर पॉइंट को हम एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में अरेंज करके लिखेंगे तो एरिया हमेशा पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव कभी देगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मॉडुलस लगाने की जरूरत वहाँ नहीं पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इससे कोई कभी काम नहीं पड़ता है उतना, किसके पास टाइम है, हम अरेंज करेंगे पहले एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज फिर बनाएंगे, फटाफट बनाते हैं और नेगेटिव आने वाला रहता है तो मॉडुलस लगा लेते हैं, ठीक है। तो इससे काम चल जाता है, लेकिन फिर भी बता दिए कॉन्सेप्ट है, याद रखना। सेकेंड नंबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन पोलर फॉर्म,
पोलर फॉर्म में निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, देखो अगर यही कोऑर्डिनेट पोलर फॉर्म में रहता, मान लो r1 कोमा θ1, इसका रहता r2 कोमा θ2, इसका रहता r3 कोमा θ3, तो ये पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट है। ऐसे तो पोलर फॉर्म में रहेगा तो कार्टेशियन में बदल के तब बनाना चाहिए, लेकिन पोलर फॉर्म में डायरेक्ट बनाने का भी फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला को लगाने के बाद कभी कोई गलत होने का चांस रहेगा, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस रहेगा, इसलिए ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, और ये तो आप जानते ही हो, टेंथ क्लास में पढ़े थे नहीं, 3 फार्मूला बताए हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, तो पोलर फॉर्म में निकालना है तो डेल इज इक्वल टू हाफ इंटू r1 r2 साइन θ1 माइनस θ2 का मॉड। इसको एक्सपेंड करेंगे r1 r2 साइन θ1 माइनस θ2 प्लस r2 r3 साइन θ2 माइनस θ3 प्लस r3 r1 साइन θ3 माइनस θ1। थोड़ा सा भी ऑर्डर चेंज करेगा तो साइन का एंगल अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बाहर निकल जाता, पता है ना तुमको, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो एरिया का मैग्नीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा नहीं, तो इसलिए ध्यान से इसको रखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, मतलब इसको एंगल्स वगैरह सबको सही से रखना पड़ेगा अरेंज करके, बहुत रिस्क है, इसलिए बेटर है कि ये फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन डायरेक्ट अगर पूछ दिया तो ऐसे भी लिख देंगे हम, मतलब ये फार्मूला में अगर पूछ दिया तब इसका यूज करेंगे, इसको खोलने की जरूरत नहीं ना है, तो जगह नहीं उधर देखते हम खोल देते हैं इसको। ठीक है, ब्रैकेट को, तो अगर हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ऐसा देगा हाफ इंटू r1 r2 साइन θ1 माइनस θ2 प्लस r2 r3 साइन θ2 माइनस θ3 प्लस r3 r1 साइन θ3 माइनस θ1। ठीक है, का मॉडल्स। ठीक है, ऐसे इसका काम नहीं है, बता ही दिया है। नोट नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको समझना सही से। एरिया पॉलीगन, पॉलीगन का एरिया निकालना है। ठीक है, देखो कैसे होगा। A1 A2 A3 अप टू AN, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका है x2 y2, इसका है x3 y3, इसका है xn yn। ठीक है ना, अब इसका एरिया निकालना है। ऑफ पॉलीगन A1 A2 A3 अप टू AN, तो क्या करना ना, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट, मतलब एक मॉडुलस लगा देना, फिर डिटर्मिनेंट लिखना, सीरियल में लिखते जाओ x1 x2 y1 y2, क्रॉस करोगे ऐसे सॉल्व करते ना, x1 y2 माइनस x2 y1 सॉल्व करते डिटर्मिनेंट को, प्लस क्या चीज x2 x3 y2 y3 प्लस x3 के बाद x1 आ गया तो वहाँ यहाँ x4 होगा नहीं, y3 y1 चूँकि वहाँ पे 3 ही था ना, प्लस अप टू लास्ट में क्या हो जाएगा, xn के बाद x1 आ जाएगा, yn y1 का मॉडुलस। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है, इसे इस पर में एक क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है, फाइंड एरिया ऑफ पॉलीगन ऑफ पेंटागन। ठीक है, ऐसे जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन इस पर। ठीक है, एग्जैक्ट हम नहीं लिख रहे बट फार्मूला बना रहे। ठीक है, 5 0 3 2 5 0 3 4 0 2
-1 0 2 हो गया ना, -2 1 एंड -1 -2। ये पॉलीगन है, सोच के लिए है, इसका हम लोग को चाहिए एरिया। ठीक है, हाफ लगा दो, अरेंज करते जाओ। देखो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंट को लिए हैं सोच करके, तो बिना मॉडुलस का भी निकालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यहाँ देखो ना, नेगेटिव नहीं आएगा, तुम कैलकुलेट करके देख लेना। क्या हो गया, 5 3 0 4। ठीक है, 3 0 3 0 और 4 2 प्लस 0 -2 और 2 1 प्लस -2 -1 और 1 -2 प्लस, फिर इसके बाद ए पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब -1 5 और -2 0। मॉडुलस लगा दिए, लेकिन हम ये बता दिए कैलकुलेशन इसका नेगेटिव नहीं देगा। नेगेटिव तो आ सकता है ना ऐसे, लेकिन इसका नेगेटिव नहीं देगा, इसीलिए कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉइंट को लिए सोच करके। ठीक है, मतलब फिगर पे अगर प्लॉट करोगे पॉइंट तो कुछ इस तरह का होगा, ये सब सोच के लिए थे। देखो 5 0 यहाँ पे होगा, 3 4 कुछ ऐसा होगा, 0 2 कुछ ऐसा होगा, -2 1 कुछ ऐसा होगा। इसको थोड़ा सा हम और चेंज कर लेते हैं, 0 3 कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा फिगर। ठीक है, -2 1 ठीक है, और -1 -2 -1 -2 कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो ऐसा है तुम्हारा। तो देख रहे हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में C D E F A B C D E है ना बेटा। खैर चलो, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे तुम लोग बचपन में पढ़े होगे 10th क्लास में। इसको ऐसे मिलाते थे, तीन ट्रायंगल बनाते थे, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के 3 बार ऐड करते। बहुत लंबा मेथड है वो, नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। तो देखो, हाफ इंटू 20 - 0 20 क्या होगा, 6 - 0 6 0 -4 +4 4 + 1 5 0 -10 10। हाँ देखो, कहीं नेगेटिव है तो मॉडुलस नहीं भी लेकिन क्या फर्क पड़ेगा। 20 6 26 4 30 5 35 10 45 45/2 स्क्वायर मीटर। तो जब भी तुम्हारा या ट्रायंगल ही रहेगा मान लो, और अगर पॉइंट उसका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रहेगा अरेंज, तो उसका एरिया बिना मॉडुलस का भी तुम निकालोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव नहीं देगा। ठीक है, वही हम नोट नंबर 1 में लिखे थे। ठीक है, चलो नोट करो। एक दो और पॉइंट हम बता दे रहे हैं। कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। ठीक है, तीन पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेगा, इसके लिए क्या सब कंडीशन होना चाहिए। देखो ए बी और ए बी सी ऐसे देते हैं ना, तो ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का x2, y2 और सी का x3, y3 है। इसका 3 फार्मूला होता है। एक तो तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर लो, तो अगर पॉइंट यहाँ पे रहता तो एक ट्रायंगल बन पाता, तो कुछ ना कुछ एरिया होता। लेकिन तीसरा पॉइंट इस लाइन पर ही आ गया, तो मतलब क्या, ट्रायंगल नहीं बन पाएगा, हाइट 0 हो जाएगा, नहीं तो ट्रायंगल का एरिया नहीं होगा, मतलब एरिया 0 हो जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 सबसे फेमस फार्मूला यही है। दूसरा ये भी है, दो साइड का सम ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो जाए, या ए बी इस फिगर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, ए बी प्लस ए सी
और, है ना, कोई एक होना चाहिए, और BC प्लस AC इक्वल टू AB। इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर होल्ड कर गया, यानी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर हो गया, तो ट्रायंगल मतलब क्या, पॉइंट कोलिनियर होगा हमेशा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला सब निकाल सकते हैं, ये भी आसान है। और तीसरा मेथड सबसे ईजी है, ठीक है, ज़्यादा यूज इसी का हम लोग करते हैं कोलिनियरिटी दिखाने में, ठीक है। स्लोप ऑफ AB बराबर स्लोप ऑफ BC, किसी दो लाइन सेगमेंट का स्लोप बराबर कर देंगे, या स्लोप ऑफ AC इक्वल टू स्लोप ऑफ BC, या स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। तो किसी भी दो लाइन सेगमेंट का स्लोप अगर इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल, वो जो लाइन है ना, कोलिनियर होगा। तो ये तीसरा जो पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे तीनों यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड का ज़्यादा यूज होता है, सेकेंड वाला में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा रहता है, लेकिन उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक इस पे देखते हैं क्वेश्चन। इफ 2 0 3 4 and 5K are collinear, then find the value of K। अगर कोलिनियर है तो K का वैल्यू निकालना है तुम्हें, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, फटाफट हो जाएगा हम लोगों का, है ना। डिटरमिनेंट 0 कर लो, फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते, 2 3 5 0 4 K 1 1 1 इक्वल टू क्या, 0। या स्लोप से भी कर सकते हैं, कैलकुलेट करो, 2 इंटू 4 माइनस K, ये तो 0 ही हो गया, प्लस 1 इंटू 3K माइनस 20, पूरा कैलकुलेट करोगे तो -2K प्लस 3K प्लस K माइनस 20 प्लस 8 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो K का वैल्यू क्या आ गया, 12, और इसका आंसर। दूसरा मेथड देखो, हम स्लोप के साथ करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं A का कोऑर्डिनेट 2 0 है, B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 4 है, एंड C का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5 K। तो AB का स्लोप और BC का स्लोप को इक्वल करते हैं। तो AB का स्लोप निकालो, तो क्या हो गया, 4 - 0 बाय 3 - 2 इक्वल टू BC का स्लोप निकालो, K - 4 बाय 5 - 3, बस ये हो गया 4/1 इक्वल टू K - 4 बाय कितना, 2, यानी K - 4 इक्वल टू 8। तो K इक्वल टू क्या दे दिया, 12, हो गया ना आंसर। जो मेथड अच्छा लग रहा है उससे बनाओ, डिस्टेंस से भी निकालेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस से ये वाला नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वाला हमें पता नहीं है ना कौन दो साइड के सम तीसरे के बराबर करेंगे ना, इसलिए इसको यही दो मेथड हम बना सकते हैं, ठीक है, जब अननोन निकालना होगा तो। समझ गया। तो डिस्टेंस तो हम ये बताए थे कि जब तीनों पॉइंट मालूम रहेगा तब AB BC और CA निकाल लेंगे, और तब ये चेक करेंगे कि दो साइड का सम अगर तीसरे के बराबर है, मतलब तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ठीक है। ऐसे ये दोनों मेथड ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे में बहुत सारा फार्मूला बता दिए हैं तुम लोगों को, एक दो और कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझना। इन एन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, at least one vertex must be irrational coordinate, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, if all vertices of a triangle are rational coordinate, then
इट इज नेवर इक्विलेटरल। मतलब किसी ट्रायंगल का अगर सारा वर्टिसेस रेशनल कोऑर्डिनेट देगा तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कम से कम एक वर्टेक्स इरेशनल कोऑर्डिनेट होना चाहिए, है ना। कभी कई सारा क्वेश्चन इस पर आया हुआ है एग्जाम में, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ये आईआईटी में खुद में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूफ करने वाला। तो इसको हम हिंट कर देते हैं, जो हिंट कर रहे हैं वही प्रूफ था। पहले जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता था ना आईआईटी में, उसके लिए, ठीक है। देखो, लेट हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेते हैं, थोड़ा हम रफली बता रहे हैं, ठीक है। ए बी सी है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। हम मान लेते हैं कि सब रेशनल है, ठीक है। लेट x1 x2 x3 y1 y2 y3 आर रेशनल, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जो हम लोगों का होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू समेशन ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला होता है ना। और इधर से निकालोगे तो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ए इसका साइड का लेंथ है, क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है यहाँ पे, ये तीनों साइड इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये हमेशा क्या देगा, रेशनल कोऑर्डिनेट, नहीं, ये हमेशा रेशनल देगा, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, मतलब दो रेशनल नंबर को गुना करोगे तो क्या देगा, रेशनल। दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या देगा, रेशनल। दो रेशनल को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी क्या देगा, रेशनल। तो ये सारा प्रोसेस क्या देगा, रेशनल। लेकिन ये क्या दे रहा है, इरेशनल। बिकॉज ए स्क्वायर तो रेशनल देगा। अगर मान लो ए साइड का लेंथ इरेशनल भी हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर है, तो कभी इरेशनल होगा, ए नहीं होगा। 4 भी रेशनल है, लेकिन √3 लगा हुआ है, तो रेशनल इंटू इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल। तो यानी ये साइड इरेशनल और ये साइड रेशनल, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि जो हम माने थे रेशनल, वो गलत माने थे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा रेशनल नहीं हो सकता, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट खैर चलो, हम पूरा डिटेल में नहीं लिखे थे, बस समझाए थे थोड़ा बहुत, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बताते हैं, इसको समझना ठीक से। देखो क्या कर रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2। जैसे कि देखो, इफ x1 y1 x2 y2, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एंड x3 y3 आर 3 पॉइंट्स, एंड ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज एनी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट मान लो नाम दे देते हैं ए बी और इसको सी नाम दे देते हैं। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है ना, इस लाइन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन है वो किसी भी पॉइंट से नहीं पास करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तब इसका जो पॉइंट है, इफ सम ऑफ डिस्टेंसेस sum of perpendicular distances from points to the line is equal to 0, then
line always passes through the centroid of the triangle ABC। जो तीनों पॉइंट है ना, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 0 हो रहा है किसी स्ट्रेट लाइन से, तो वो जो पॉइंट है, वो लाइन है, हमेशा उस ट्रायंगल के सेंट्रोइड से पास करेगा। ठीक है, सेंट्रोइड से हमेशा पास करेगा। इस बात को हम समझाते हैं और प्रूफ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक और बार हम समझा देते हैं। एक लाइन दिया है और 3 पॉइंट है जो कि उस लाइन पर नहीं है, कहीं भी है। ठीक है, तो उस तीनों पॉइंट से अगर हम सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो सब अगर 0 रहेगा, इसका मतलब है कि वो लाइन हमेशा उस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा उससे पास करता होगा। ठीक है, बताते हैं, इसको प्रूफ करते हैं अभी। ठीक है, नोट करो। तो देखो, इस बात को हम समझाते हैं, ध्यान देना बेटा। ये स्ट्रेट लाइन है तुम्हारा, जिसका नाम ax + by + c = 0 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट है x1, y1, एक पॉइंट यहाँ है, कहीं भी रह सकता है, सोच समझ के निर्णय है। x2, y2, एक मान लो इधर ही ले लेते हैं, x3, y3। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, तीनों पॉइंट में तीनों सेम साइड नहीं ले सकते हैं। ठीक है, सेम साइड लेंगे तो फिर तीनों का सम कभी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसा कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ डिस्टेंसेस 0 है, उसके बाद ये होगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब 2 पॉइंट एक साइड और तीसरा दूसरे साइड रहेगा। समझ गया ना। तब एक ट्रायंगल ऐसे बनेगा और इसके सेंट्रोइड से लाइन पास करेगा। तो बात की बात हम देख लेते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं, PQR इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं AP + BR + CQ = 0, ये दे रखा है। ठीक है, तो चलो AP निकालो। AX1 + BY1 + C अपॉन क्या चीज़, √A² + B²। ये तो ना फॉर्मूला, यहाँ मॉडुलस नहीं लगाना। BR निकालो, AX2 + BY2 + C √A² + B² प्लस CQ निकालो, AX3 + BY3 + C √, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो x1 है ना, A कॉमन दे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। x1 + x2 + x3 + B × y1 + y2 + y3 + 3c ना = 0। तो आप 3 से डिवाइड कर लो, डिवाइडेड बाय 3। 3 से डिवाइड कर क्या होगा बताओ, A × x1 + x2 + x3 बाय क्या चीज़ 3 + B × y1 + y2 + y3 बाय 3 + c = 0। अब तुम यहाँ फील करो क्या कर रहा है। जो लाइन है, इसका मतलब इस ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होगा वो क्या होगा, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो सेंट्रोइड इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो x के जगह पे, इस लाइन में x के जगह पे रखो x1 + x2 + x3/3 और y के जगह पे y1 + y2 + y3/3। तो यही आएगा ना, दैट इज लाइन AX + BY + C = 0 passes through the centroid of the triangle ABC। समझ रहे हो ना, ये कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसको अच्छे से आप लोग याद रखना। डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है, मतलब जैसे दिया हुआ था लाइन है और इससे कह रहा है कि हमेशा किस पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में था सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, तो उसका आंसर सेंट्रोइड होगा। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा, अभी जो हम कॉन्सेप्ट सेकंड बताए थे उस पर एक क्वेश्चन IIT 91 में पूछा हुआ था। अभी रिसेंटली भी IIT 2009 में और 2012 में पूछा हुआ है। वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा था, हम बाद में करा देंगे। सीट में है, जो सीट आप लोगों को दी है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें है। ये फिलहाल फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है।
लेट द algebraic sum of the perpendicular distances from the points 2 0 0 2 1 1 to a variable straight line be 0। समझ रहे हो ना, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम है वो 0 है। देन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, किस पॉइंट से पास करेगा, इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड से पास करेगा। बस लाइन पासेस थ्रू the centroid of the triangle with vertices, क्या चीज 2 0 with vertices 2 0 0 2 1 1, इस ट्रायंगल से पास, मतलब इसके सेंट्रोइड से पास करेगा। दैट इज पासेस थ्रू, सेंट्रोइड निकाल लो फटाफट। क्या चाहिए 2 + 0 + 1 3/3 1, 0 + 2 1 1 1 से पास करेगा। 2 + 1 3/3 1 1, सेंट्रोइड ये हो गया। ऐसे कैसे हो गया, एक मिनट रुको। वेरिएबल स्ट्रेट लाइन, देखो बेटा एक्चुअली ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया हुआ था। है क्या कि ये जो पॉइंट है ना तीनों, ये कोलिनियर है, ट्रायंगल यहाँ बन ही नहीं रहा है, ठीक है, एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट है, ठीक है। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होगा, देखो ना स्लोप निकालो, ए बी का स्लोप निकालोगे तो 2/2, 2 - 0 बाय कितना 0 - 2 यानी -1, और बी सी का स्लोप निकालो 2 - 1 बाय 0 - 1 यानी -1। तो ये कोलिनियर पॉइंट्स है, ऐसा नहीं होता है कभी, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट है तो लाइन ऑलरेडी इससे पास करेगा ही तीनों से, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, हम कुछ भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हम कर लेते हैं यहाँ पर 3 4 कुछ भी कर लेते हैं, सोच समझ कर नहीं किया, ठीक है। तो अब ये कोलिनियर नहीं है, तो पासेस थ्रू क्या हो जाएगा बताओ, 2 + 0 + 3 5/3, और 0 + 2 + 4 6/3 2 5/3 को 2, इसे पास करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे जो जैसा होगा वैसा आंसर चेंज होगा। तो आप लोग बुक से मत पढ़ो, समझ लो कि ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो जेई का पूछा होगा वो हम अलग से ऑलरेडी आप लोगों को करवाएंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, देखो कॉन्सेप्ट नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते रहता है, ठीक है। या एक हम क्वेश्चन ही करवाते हैं तो खुद कॉन्सेप्ट होगा वो, ठीक है। IIT 98 में पूछा है और खुद ये कॉन्सेप्ट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है लिखना। देखो बेटा एक क्वेश्चन है, हालांकि ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही हम बताने वाले थे कॉन्सेप्ट 2 में, लेकिन IIT में चूंकि ये पूछा होगा डायरेक्ट, इसलिए हम क्वेश्चन करके भी दे दिए। IIT में जो मल्टीपल आता है ना, मोर देन 1 करेक्ट, उसी पर आया हुआ है। कॉन्सेंट्रेट होकर के समझना सही से। इफ द वर्टिसेस PQR ऑफ अ ट्रायंगल PQR आर, ठीक है, रेशनल पॉइंट्स, मतलब वर्टिसेस क्या है, रेशनल पॉइंट। रेशनल पॉइंट मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है, रेशनल। रेशनल पॉइंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द ट्रायंगल PQR इज या आर, एक होगा तो इज, ज्यादा होगा तो आर, ऑलवेज रेशनल पॉइंट, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, और 4 सेंटर पढ़े थे हम। ऐसे एक एक्सटेनियस सेंटर भी होता है, उसका कोई खास काम नहीं हम नहीं बताए थे, ठीक है।
इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा होगा जो हमेशा रेशनल बनाएगा जबकि ट्रायंगल का वर्टिसेस रेशनल है? तो सेंट्रोइड में तो कोई डाउट नहीं है तुम लोगों को। सेंट्रोइड में क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। तो सारे रेशनल का सम बाय 3 क्या होगा? रेशनल। दैट इज ये हमेशा रेशनल होगा। अब चलते हैं इन सेंटर में। तो इन सेंटर में क्या होता है? साइड का लेंथ निकालना पड़ता है। अगर दो पॉइंट रेशनल है, दो कोऑर्डिनेट का पॉइंट रेशनल है, तो उसका लेंथ इरेशनल भी आ सकता है उस मतलब लाइन सेगमेंट का। नहीं, अब इरेशनल को किसी रेशनल में वर्टिसेस से मल्टीप्लाई करोगे तो इरेशनल आ जाएगा, यानी कि इन सेंटर हमेशा इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, हमेशा इरेशनल नहीं होगा। अब हम चलते हैं सर्कम सेंटर। ये हमेशा इन सेंटर हमेशा रेशनल नहीं होगा, मेरा ये कहना था। ठीक है, सर्कम सेंटर हमेशा रेशनल होगा और ऑर्थो सेंटर हमेशा रेशनल होगा। इसको याद रखना, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ऐसा क्यों होगा फिगर में थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, देखो सेंट्रोइड तो तुम जानते ही हो, क्लियर हो गया। नहीं, सर्कम सेंटर क्यों है? सर्कम सेंटर में क्या होता है? ए बी सी है ना, तो साइड के मिड पॉइंट पे डालते हैं परपेंडिकुलर हम, और यहाँ हम डालते हैं परपेंडिकुलर। अब साइड का मिड, अब दो पॉइंट अगर रेशनल है तो उसका मिड पॉइंट पे क्या होगा? रेशनल। और ये इक्वेशन निकालेंगे तो रेशनल कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन निकलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला। और ये इक्वेशन निकालेंगे तो ये भी रेशनल कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन निकलेगा। अब इन दोनों को सॉल्व भी करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? रेशनल। इन दो स्ट्रेट लाइन जिसका कि कोएफिशिएंट यानी एक्स और वाई कोएफिशिएंट रेशनल होगा, तो उसको सॉल्व करेंगे यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या देगा? रेशनल ही देगा ना हमेशा। इसलिए सेंट्रोइड भी रेशनल होगा, सर्कम सेंटर भी रेशनल होगा और ऑर्थो सेंटर भी रेशनल होगा। क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब उसमें ऑर्थो सेंटर में क्या करते हैं? एल्टीट्यूड, इन परपेंडिकुलर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो वहाँ भी रेशनल का कैलकुलेशन देगा सारा। बट इन सेंटर हमेशा रेशनल नहीं हो। क्यों? इन सेंटर में क्या होता है फॉर्मूला? a इंटू x1 प्लस b इंटू, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? a इंटू x1 प्लस b इंटू x2 प्लस c इंटू x3 बाय 3। अब a b और c का वैल्यू रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, कहना मुश्किल है यहाँ। नहीं, तो इसलिए इरेशनल होने का चांस है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए इन सेंटर के बारे में कंफर्म नहीं कर सकता। ऑलवेज का यहाँ रेशनल हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं होगा, हमेशा में भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों हमेशा होगा। कौन? सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई सारे एग्जाम में डायरेक्ट आ चुका है। ठीक है, इसलिए इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद देखते हैं आगे, नोट करो जल्दी से। तो देखो बेटा, हम एक और कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इसको समझना सही से तुम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और हम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही करवा रहे हैं। ठीक है, a माइनस 2 0 b 2 0 आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। ठीक है, जस्ट क्वेश्चन ही समझो इसको। And C is the point such that angle ACB is equal to 90 degree. Then find number of point C such that number of point C if, इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना ठीक से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 5, C का कितना वैल्यू होगा ये निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा, हम एक बात समझाते हैं तुम लोगों को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी रहने दो, हम पहले एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहे हैं। ठीक है, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक सर्कल बना लो। ठीक है, ये क्या है? डायमीटर है इसका, ये रेडियस। अगर सर्कल का डायमीटर हमेशा क्या बनाता है? 90 बनाता है, पता है ना?
तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मैक्सिमम एरिया क्या देगा, हाफ इंटू ए बी यानी 2r इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या r, 2 कट गया मतलब r स्क्वायर। मैक्सिमम हाइट इस ट्रायंगल का क्या देगा, मतलब मैक्सिमम एरिया क्या देगा, r स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ग्रेटर देन r स्क्वायर रहेगा, तब नो पॉइंट, मतलब पॉइंट सी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया r स्क्वायर तो उससे बड़ा दिया है तो नहीं मिलेगा वो पॉइंट, ठीक है। इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लेस देन r स्क्वायर, तब 4 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पॉइंट हो सकता है, यहाँ हो सकता है, फिर नीचे यहाँ हो सकता है, फिर यहाँ हो सकता है, नहीं। और इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू r स्क्वायर, तब 2 पॉइंट्स मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छा से याद रखना, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी ए बी का जो मिड मतलब डिस्टेंस है वो कितना है, 4। तो इसका मतलब है कि r का वैल्यू क्या रहा होगा, 2, वो डायमीटर होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी बनाएगा तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो डायमीटर पे ही 90 बना सकता है, सर्कल बना रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना देगा, r स्क्वायर यानी कितना, 4। जो पहला क्वेश्चन है चूँकि मैक्सिमम एरिया है दिया हुआ, तो नंबर ऑफ पॉइंट क्या होगा पहला क्वेश्चन में, 2। नंबर ऑफ पॉइंट सी इक्वल टू कितना, 2। क्योंकि 2 कैसे होगा, देखो फिगर में समझा दे रहे। एक पॉइंट सी यहाँ होगा C1 और एक यहाँ होगा C2, नहीं, तभी ये मैक्सिमम एरिया बना सकते हैं। एक यहाँ रहेगा तभी मैक्सिमम एरिया बनाएगा। देखो ये ट्रायंगल का एरिया और इस सेम होगा ना, 2 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है कितना, 3, जो कि लेस देन 4 है, इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स सी इज इक्वल टू कितना, 4। यहाँ पे 4 पॉइंट, कैसे 4 पॉइंट बनाएगा देखो फिगर में समझा दे रहे। अब मान लो कहीं पे यहाँ रहा होगा, इसका एरिया 3 है, टॉप पे रहेगा तो एरिया 4 है जो सबसे ज़्यादा है, यहाँ भी रह सकता है, फिर इसके सामने सामने नीचे भी रह सकता है, फिर इसके सामने सामने यहाँ भी रह सकता है। इस तरह से 4 ट्रायंगल बनेगा जिसका एरिया 3 होगा, ठीक है। सी का 4 वैल्यू हो जाएगा, C1, C2, C3 और C4। और थर्ड क्वेश्चन तो तुम समझ ही सकता है क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया से भी ज़्यादा एरिया दिया हुआ है तो नो पॉइंट्स मिलेगा। क्योंकि थर्ड क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है कितना, 5, जो कि ग्रेटर देन 4 है, नहीं मैक्सिमम एरिया से भी ज़्यादा है, दैट इज़ नंबर ऑफ पॉइंट्स सी इक्वल टू क्या, 0। एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा सी। तो एक बात फिर समझा देते हैं, अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो उसका डिस्टेंस निकाल लेना, वो 2r देगा, यानी डायमीटर होता है ना, वो उसका आधा कर देना तो रेडियस होगा, है ना। यानी r स्क्वायर के फार्मूला से वो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। r स्क्वायर का मतलब क्या लोगे तुम हमेशा, ए बी बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं ये r स्क्वायर, समझ रहे हो। तो वो मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल देगा, उससे ज़्यादा अगर रहेगा एरिया दिया हुआ क्वेश्चन में तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मैक्सिमम एरिया से कम दिया रहेगा तो 4 पॉइंट मिलेगा, अगर मैक्सिमम एरिया के बराबर दिया रहेगा तो कितना पॉइंट मिलेगा, 2। ये फेमस क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता दिए, इसको भी याद रखना, ठीक है, नोट करो जल्दी से। तो हम बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, हालांकि हम स्ट्रेट लाइन सिर्फ पढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए आप लोगों को बोला गया था कि 2 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम पॉइंट चैप्टर भी आप लोगों का इसमें डिटेल में कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, चूँकि अब हम लोग खुल के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। 1-2 और कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना। कंडीशन फॉर
कंकरेंसी मतलब 3 स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है तो उसको कंकरेंट कहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट, तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 इक्वल टू 0 और a3x b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। तो तीनों एक ही पॉइंट से पास करेगा तो कंकरेंट होता है। इसका कंडीशन होता है, सारा का कोफिशिएंट ले लेना अपने ऑर्डर में, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला होता है इसका। निकालने के लिए इसको क्या करते हैं ना, दो लाइन को सॉल्व करेंगे, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसको तीसरी लाइन को सेटिस्फाई करवा देंगे, ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, इस पर एक क्वेश्चन करवा देते हैं। If 3 straight lines 2x minus y plus 1 is equal to 0, x plus y is equal to 0 and kx minus 2y plus 1, kx plus 2y plus 1 is equal to 0 are concurrent. देन फाइंड के। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का आता है, एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन देता है, बट फार्मूला को ठीक से याद रखना। तो कंकरेंट होने के लिए सबको अरेंज कर लो। पहला लाइन लिखो 2, थोड़ा बहुत ऑर्डर चेंज भी कर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाहर 0 है ना, माइनस प्लस का चांस रहता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 - 1 1, ये वाला क्या है 1 1 0, ये वाला क्या है k2 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, इंप्लाइज दैट 2 इंटू क्या हो गया 1 - 0 प्लस 1 इंटू क्या हो गया 1 - 0 और फिर प्लस 1 इंटू ये और ये ख़त्म 2 - 2 के इक्वल टू 0। कैलकुलेट करोगे तो 2 + 1 3 प्लस 2 - 2 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू क्या आ गया 5/2 और ये इसका आंसर होगा। तो कंकरेंसी मतलब क्या होगा, सारा स्ट्रेट लाइन का जो कोएफिशिएंट्स है उसको अपने ऑर्डर में डिटरमिनेंट के अंदर रख के उसको 0 कर दोगे तो कंकरेंट हो गया। और कंकरेंट होने का मतलब होता है तीनों स्ट्रेट लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है, उसको कंकरेंट कहते हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ पॉइंट with respect to the line, लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट का पोजीशन पता करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे कि अगर ऐसा कंडीशन है, ये लाइन दिया हुआ है ax + by + c = 0, मान लो एक पॉइंट इस साइड है x1, y1 और एक पॉइंट इस साइड है x2, y2। इसको होने के लिए कंडीशन ये है कि ax1 + by1 + c इंटू ax2 + by2 + c इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। दैट इज, ये दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ, दैट इज ax1 + by1 + c एंड ax2 + by2 + c हैव सेम साइड, मतलब सेम साइन, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड हो रहा है ना लाइन। यहाँ पर हम लिख देते हैं हेडलाइंस में, पॉइंट्स लाइज इन अपोजिट साइड। इसके लिए कंडीशन हो गया, ठीक है। अगर पॉइंट सेम साइड लाई करेगा तब क्या कंडीशन होगा वो हम आगे बता दे रहे हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। पॉइंट्स लाइज इन सेम साइड, मतलब लाइन के एक ही साइड दोनों पॉइंट है। जैसे लाइन है ax + by + c = 0 और दोनों पॉइंट एक ही साइड है, मान लो a x1 y1
और bx2y2। तो इसके लिए कंडीशन होगा, यहाँ पर गलत लिख दिया, अपोजिट साइड था ना, तो यहाँ लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। दैट इज इतना एंड इतना हैव अपोजिट साइड। हैव अपोजिट साइड, ठीक है। चलो देखते हैं। ये क्या है, सेम साइड है, इसके लिए ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। उल्टा लिखा गया था, दैट इज ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c हैव सेम साइड। तो इससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो पॉइंट है, 2 पॉइंट है, लाइन के सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है। जैसे एग्जांपल के लिए फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट्स 2, -3 एंड 5, 1 with respect to the line 2x प्लस 5y माइनस 1 इजकल टू 0। तो ये जो दोनों पॉइंट है इस लाइन के दोनों अपोजिट साइड में है कि सेम साइड में है, ये बताना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट वो पॉइंट उसमें पुट करेंगे, ठीक है, लाइन में पुट करेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू -3 -1 कैलकुलेट करो तो 4, ठीक है, ये -15 -1 -16 प्लस 4 -12। और सेकेंड पॉइंट पुट करो 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 -1, ये कितना दिया 5 प्लस 10 15 -1 14। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर -12 इंटू 14 जो हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, नहीं तो लेस देन 0 होना मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड। इसीलिए पॉइंट्स या दोनों यहीं पे देख लेना, अपोजिट साइड आ गया तो मतलब अपोजिट साइड, ठीक है। अगर सेम साइड आ गया तो सेम साइड, ठीक है। पॉइंट्स लाइज ऑन अपोजिट साइड। जो लाइन है उसके अपोजिट साइड में पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। तो अब हम स्ट्रेट लाइन और पॉइंट चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, ठीक है। ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हम आज भी नहीं बता पाए। एक्चुअली ये जो 2 क्लास या 1.5 क्लास हम लोग का लास्ट का लगा, वो हम चूँकि पॉइंट चैप्टर जब तक हम नहीं पढ़ते तो पूरा क्वेश्चन नहीं बन पाता। अब हम कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं जेई का, ठीक है। तो आज तो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, हम थ्योरी को पूरा कंप्लीट कर दिए एग्जांपल देते हुए। तो आप सारा चीज़ को रिवाइज करना ठीक से, और यहीं तक हम आज रखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम जब अगली क्लास में पढ़ाएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे। जैसे आप लोगों को सीट हम दिए हैं स्ट्रेट लाइन का, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हो वो लोग को सीट मिला होगा, और जो लोग नहीं हो तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, या हो सकता है हम इस लेक्चर में सीट अटैच कर देंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो सब लोग सीट को सॉल्व करना, और आईआईटी का खास करके प्रीवियस ईयर पूरा बनाना है। जो डाउट होगा तो तुम लोग मार्क करके व्हाट्सएप पे नंबर सेंड कर सकते हो। तो अगले क्लास में हम उस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी एक और क्लास हम लेंगे उस पर क्वेश्चंस और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा के कंप्लीट कर लेंगे स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। अब सही में हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि हम बीच में ये पढ़ाने का हमारा टारगेट नहीं था, मतलब वो जो पॉइंट चैप्टर था ना, वो पढ़ाने का टारगेट नहीं था, तब स्ट्रेट लाइन 2 या 3 क्लास में कंप्लीट होता। लेकिन हम पॉइंट भी पढ़ा दिए तो हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। तो एक और क्लास लगेगा, लेकिन हम स्ट्रेट लाइन पूरा, स्ट्रेट लाइन और पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन के पहले तक का सारा चीज़ पढ़ लिए हैं। कुछ लोकस का पॉइंट कॉन्सेप्ट है तो वो हम क्वेश्चन के साथ क्लियर कर देंगे ऑलरेडी, ठीक है। और तब सर्कल स्टार्ट होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।